नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की। ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब पर्दे के पीछे होता क्या है? हमारे पास कुछ दस्तावेज है जो इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि कच्चे बिखरे हुए डेटा से काम की जानकारी निकालने का ये सफर असल में है क्या। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जासूसी कहानी की तरह सोचना। जासूसी कहानी। हाँ, आपके पास एक केस है, कुछ सुराग हैं और आपको सच तक पहुंचना है। डेटा एनालिटिक्स भी बिल्कुल यही है। ये कच्चे डेटा की छानबीन करके उसमें छिपे पैटर्न को पहचान कर बेहतर और सोचे समझे फैसले लेने की कला है। और विज्ञान भी। इसका मकसद सिर्फ नंबरों को जोड़ना घटाना नहीं, बल्कि उन नंबरों के पीछे की कहानी को पकड़ना है, ताकि कंपनियां समझ सकें कि उनके ग्राहक क्या चाहते हैं या उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। जासूसी कहानी, मुझे ये एंगल पसंद आया। तो अगर ये एक जासूसी कहानी है तो इसका भी एक तरीका होगा, एक प्रोसेस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जासूस बस अंदाजे से काम करे। हमारे पास डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट साइकिल नाम का एक सोर्स है जो इसी प्रोसेस की बात करता है। ये बताता है कि किसी भी डेटा प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए कुछ तयशुदा कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, और ये कदम बहुत जरूरी है ना। ये इस पूरी प्रक्रिया को एक ढांचा देते हैं ताकि हर कोई एक ही तरीके से काम कर सके और नतीजे भरोसेमंद हों। ये उस जासूस की चेकलिस्ट की तरह है जिसके बिना वो कोई अहम सुराग छोड़ सकता है। तो चलिए उस चेकलिस्ट के पहले दो आइटम से शुरू करते हैं। पहला है मकसद तय करना और दूसरा है डेटा इकट्ठा करना। यानी केस क्या है और सुराग कहाँ मिलेंगे। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। आसान लगता है, पर यहीं पर आधी जंग जीती या हारी जाती है। अगर आपका सवाल ही गलत है तो जवाब सही कैसे हो सकता है? जैसे एक कंपनी का सवाल हो सकता है, हम अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं? अब ये बहुत वेग सवाल है। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट इस सवाल को और गहरा करेगा। वो पूछेगा, पिछले एक साल में हमारे कौन से ग्राहक सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं और उन्होंने हमारी नई मार्केटिंग पर कैसा रिएक्ट किया है? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब डेटा में ढूंढा जा सकता है। मतलब सवाल जितना साफ होगा, जवाब ढूंढना उतना ही आसान होगा। और एक बार सवाल तय हो गया, फिर हम सुराग यानी डेटा इकट्ठा करते हैं। वेबसाइट के क्लिक्स, सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर सर्वे, सोशल मीडिया, कहीं से भी। ठीक है, तो हमारे जासूस ने केस समझ लिया और सुरागों का एक बड़ा सा थाला भर लिया है। पर ये सुराग तो बिखरे हुए होंगे, कुछ आधे अधूरे, कुछ शायद नकली भी। यहां से आगे क्या? यहां आता है कहानी का सबसे जरूरी लेकिन सबसे कम ग्लैमरस हिस्सा, डेटा को साफ करना, डेटा क्लीनिंग। असल दुनिया का डेटा कभी भी साफ सुथरा नहीं होता। वो हमेशा गंदा होता है। किसी का नाम गलत लिखा होगा, किसी की उम्र गायब होगी, एक ही चीज 2 बार दर्ज होगी। डेटा क्लीनिंग का मतलब है इस गंदगी को साफ करना। ये उस जासूस के काम जैसा है जो क्राइम सीन से उठाए गए 100 सुरागों में से असली सबूतों को नकली या बेकार चीजों से अलग करता है। ये बात तो समझ में आती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला आइडिया। अगर आपके सुराग ही गलत हैं तो आप गलत आदमी को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम डेटा को ज्यादा ही साफ कर दें? मतलब सफाई करते करते कोई ऐसा सुराग फेंक दें जो अजीब तो लग रहा था पर असल में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। बहुत अच्छा सवाल है और ये डेटा साइंस की एक बड़ी दुविधा है। इसे आउटलायर्स की समस्या कहते हैं, यानी वो डेटा पॉइंट्स जो बाकी सबसे बहुत अलग दिखते हैं। मान लीजिए एक दुकान में रोजाना 100 ग्राहक आते हैं, पर एक दिन अचानक 5000 ग्राहक आ गए। ये एक आउटलायर है। अब सवाल यह है, क्या ये किसी की टाइपिंग मिस्टेक है या उस दिन सच में कुछ ऐसा हुआ था, जैसे कोई त्योहार या स्पेशल ऑफर जिसने भीड़ खींच ली? अगर आपने इसे गलती समझकर हटा दिया तो आपने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। इसलिए डेटा क्लीनिंग सिर्फ मिटाने का काम नहीं है, ये समझने का भी काम है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। वाह, तो ये एक जजमेंट कॉल है। हम्म, ठीक है, तो हमने अपने सुरागों को साफ कर लिया है। अब हमारे पास भरोसेमंद सबूत है। अब आता है वो हिस्सा जिसका मुझे इंतजार था। हमारे सोर्स कहते हैं कि चौथा चरण है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या शॉर्ट में ईडीए। एक सोर्स में इसकी बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ईडीए आपके डेटा सेट से पहली बार मिलने जैसा है। ये बिल्कुल सही है।
अगर डेटा क्लीनिंग सबूतों को छांटने जैसा है, तो ईडीए उन सबूतों को पहली बार गौर से देखने जैसा है। यहाँ आप कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालते, बस डेटा को महसूस करने की कोशिश करते हैं, उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसमें हम चार्ट्स और ग्राफ्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये विजुअलाइजेशंस डेटा की छिपी हुई कहानियों को सामने ले आते हैं। यहाँ पर एक असल दुनिया का उदाहरण मजा देगा। ये चार्ट्स और ग्राफ्स असल में क्या कहानी बता सकते हैं? एक क्लासिक कहानी है एक बड़ी रिटेल कंपनी की। उन्होंने एक नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया और उनकी पूरी मार्केटिंग टीम मानकर चल रही थी कि इसे कॉलेज के लड़के खरीदेंगे। वाह! सारे विज्ञापन उन्हीं पर टारगेटेड थे। हाँ। लेकिन सेल्स के आंकड़े कुछ और ही कह रहे थे। जी। जब डेटा टीम ने ईडीए किया तो एक बहुत ही साधारण से चार्ट, एक स्कैटर प्लॉट ने एक अजीब सा पैटर्न दिखाया। ड्रिंक की बिक्री देर रात और सुबह सुबह के घंटों में अचानक बढ़ जाती थी, और वो भी उन इलाकों में जहां कॉलेज नहीं थे। अरे, तो फिर कौन खरीद रहा था? वो छानबीन करने पर पता चला कि उनके सबसे बड़े ग्राहक नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्सें और लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर्स थे। एक ऐसा मार्केट जिसके बारे में कंपनी ने सोचा तक नहीं था। वो एक साधारण सा चार्ट जो किसी कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल से नहीं बल्कि सिर्फ डेटा को विजुअली देखने से बना था, उसने कंपनी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी और उन्हें करोड़ों रुपए गलत जगह खर्च करने से बचा लिया। ये है ईडीए की ताकत। कमाल है। मतलब सबसे बड़ा मोमेंट तो यही आ सकता है किसी भारी भरकम एल्गोरिदम से पहले ही। ये तो सच में जासूसी के काम जैसा है, जहां दीवार पर सारे सुराग लगाकर आप उनके बीच का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। आप हिस्टोग्राम से देखते हैं कि डेटा कैसे फैला हुआ है, बॉक्स प्लॉट से आउटलायर्स को दोबारा जांचते हैं, और हीट मैप से देखते हैं कि कौन सी दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पूरी तरह से खोजबीन का चरण है। ठीक है, तो इस खोजबीन से हमें कुछ मजबूत लीड्स मिल गई हैं। अब हमें एक ऐसा केस बनाना है जो भविष्य का अनुमान लगा सके, जो बता सके कि मुजरिम अगला कदम क्या उठाएगा। ये हमें मॉडल बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। ये शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। ईडीए से मिली समझ के आधार पर अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पैटर्न सीखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगा सके। लेकिन जैसा आपने कहा, यह कोई एक जादुई प्रेडिक्शन इंजन नहीं है। आपके सवाल पर निर्भर करता है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आप किसी घर की कीमत का अनुमान लगाना चाहते हैं, जो कि एक नंबर है, तो आप शायद एक रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं, जो कि एक हाँ या ना का जवाब है, तो आप एक क्लासिफिकेशन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। जैसे कि एक डिसीजन ट्री। काम के हिसाब से सही औजार चुनना पड़ता है। समझ गए। तो मॉडल बन गया और उसने हमें एक नतीजा दे दिया। मान लीजिए मॉडल 95% सही है, पर एक नंबर अपने आप में एक कहानी नहीं कहता। यहाँ से हम अगले दो बहुत जरूरी पड़ावों पर आते हैं: नतीजों की व्याख्या करना और मॉडल को तैनात और मॉनिटर करना। मुझे लगता है कि व्याख्या वाला हिस्सा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम है। एक मॉडल सही हो सकता है, लेकिन गलत कारणों से। व्याख्या का मतलब है ये पूछना कि मॉडल इस नतीजे पर क्यों पहुंचा। हम फीचर इंपॉर्टेंस जैसी चीजें देखते हैं, यानी मॉडल ने फैसला लेने के लिए किन सुरागों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। क्या घर की कीमत लोकेशन की वजह से ज्यादा थी या बेडरूम की संख्या की वजह से? इसका कोई खतरा भी है अगर हम सिर्फ नतीजे पर भरोसा कर लें और क्यों ना पूछें? बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, एक बैंक का लोन अप्रूव करने वाला मॉडल है जो किसी खास इलाके के लोगों को ज्यादा लोन दे रहा है। मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन जब व्याख्या की गई तो पता चला कि मॉडल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उस इलाके के लोगों के नाम एक खास तरीके के हैं जो किसी पुराने पक्षपाती डेटा से आया है। मॉडल गणितीय रूप से सही है, पर नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। बिना व्याख्या के आप एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना देंगे जो भेदभाव को और बढ़ाएगा। व्याख्या हमें गणित के पीछे की हकीकत दिखाती है। ये तो बहुत ही अहम बात है। तो हमने नतीजों को समझ लिया, उनकी व्याख्या कर ली। अब हम मॉडल को असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए तैनात करते हैं, यानी डिप्लॉय करते हैं। क्या यहाँ पर जासूस का केस बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से एक नई निगरानी शुरू होती है। दुनिया बदलती है, लोगों का व्यवहार बदलता है, और इसलिए डेटा भी बदलता है। जो मॉडल आज बेहतरीन काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद भी उतना ही अच्छा हो। मुझे एक प्रोजेक्ट याद है जहां एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का सेल्स प्रेडिक्शन मॉडल हर सोमवार को अजीब तरह से काम करने लगता था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर सोमवार को? ये तो अजीब है। हाँ।
बहुत जांच के बाद पता चला कि कंपनी ने एक नई डेटा एंट्री टीम हायर की थी जो सिर्फ वीकेंड पर काम करती थी। अच्छा। और वो तारीख मतलब डेट एक अलग फॉर्मेट में डाल रहे थे। बस इतनी सी छोटी सी मानवीय गलती उस करोड़ों रुपए के मॉडल के प्रदर्शन को धीरे धीरे गिरा रही थी। अरे, लगातार मॉनिटरिंग की वजह से ये पकड़ में आया। इसलिए मॉडल को तैनात करना अंत नहीं है, ये एक लगातार चलने वाले चक्र की शुरुआत है। तो अगर हम इस पूरी जासूसी कहानी को एक साथ देखें, एक सवाल से शुरू होकर सुराग इकट्ठा करना, उन्हें साफ करना, उनसे पूछताछ करना यानी ईडीए, फिर एक थ्योरी बनाना जो कि मॉडल बिल्डिंग है, उस थ्योरी को जूरी के सामने समझाना, व्याख्या करना। हाँ, व्याख्या करना, और फिर केस बंद करने के बाद भी उस पर नजर रखना यानी मॉनिटरिंग। ये तो एक बहुत ही व्यवस्थित और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपने इसे बिल्कुल सही समेटा है, और ये हमें वापस उस पहले सवाल पर ले आता है कि ये सब क्यों जरूरी है, ताकि बेहतर रणनीतिक फैसले लिए जा सकें। ये पूरा जीवन चक्र उस क्यों को कैसे से जोड़ता है। और इस पूरी कड़ी में, जैसा हमने उस रिटेल कंपनी के उदाहरण में देखा, वो ईडीए वाला कदम, डेटा से वो पहली मुलाकात, अक्सर सबसे क्रांतिकारी होता है। वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है कि डेटा एनालिटिक्स एक सवाल से शुरू होकर एक शक्तिशाली जवाब तक का सफर है। ये 7 कदमों वाली एक यात्रा है, और इस यात्रा में डेटा के साथ वो पहली मुलाकात शायद सबसे अहम मोड़ है, जहां कहानी की असली दिशा तय होती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। आज हमने जिस प्रक्रिया की बात की, वो पूरी तरह से इंसान के द्वारा चलाई जा रही है। एक इंसान है जो सवाल पूछता है, जांच करता है और फैसले लेता है। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एआई लगातार ज्यादा रचनात्मक और ताकतवर होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रक्रिया हमेशा ऐसी इंसान केंद्रित रहेगी, या क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब एआई खुद ही सही सवाल पूछना सीख जाएगा और इस पूरे चक्र को अपने आप चला सकेगा। सोचिए, उस दिन क्या होगा जब डेटा खुद ही हमें बताने लगेगा कि उसे कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए।